मॉर्निंग ऑल। जैसा कि सर ने बताया, मैं डॉक्टर अमन, डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट करनाल सीएमओ ऑफिस में कार्यरत हूँ और मेरा बेसिक काम आउटब्रेक्स देखना है। तो हमारा जो आज का लेक्चर, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बढ़ता हूँ अपने लेक्चर की तरफ। कि जो हमारा आज का विषय है वो विषय था कम्युनिकेबल डिजीजेस और ड्रग एब्यूज, जो कि दोनों ही बहुत ही ज्वलंत विषय हैं और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि हमारा भारत देश कम्युनिकेबल डिजीज से बुरी तरह से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं ड्रग एब्यूज भी देश में बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जो अगर हम आंकड़े देखें, गैट्स के, एफसीटीसी के आंकड़े देखें, तो ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े। तो दोनों ही विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम संचारी रोग कहते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब होता है संचारी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल, दो तरह के रोग होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल गैर संचारी, गैर संचारी में वो आते हैं जैसे हाइपरटेंशन, शुगर, कैंसर, इस तरह के क्या कहते हैं रोग आते हैं, जो सिर्फ पर्सन को ही होते हैं, एक पर्टिकुलर एक आदमी को होते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं हो सकते वो रोग, और वो एक से दूसरे को नहीं फैलते। लेकिन कम्युनिकेबल जो है वो एक से दूसरे को फैलते हैं। और जैसे एक बंदा घर में इफेक्टेड है तो घर के सारी लोगों को उसका खतरा बना रहता है। तो भारत एक ऐसा देश है, हमारा देश पे ड्यूअल बर्डन ऑफ डिजीज है। ड्यूअल बर्डन का मतलब है कि हमारे पास कम्युनिकेबल भी बहुत ज्यादा रोग है, नॉन कम्युनिकेबल भी बहुत ज्यादा रोग है। कम्युनिकेबल के कुछ एग्जाम्पल आपने अपने हाल ही में देखे होंगे, जैसे कोविड-19, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। डेंगू, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। मलेरिया, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। डायरिया, स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो अब स्कूल्स में क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेबल डिजीज का आप लोगों को लिए जानना? कम्युनिकेबल डिजीज का स्कूल में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन या अपने आप को सेफ गार्ड करने के उनको तरीके नहीं पता होते। और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में यदि स्कूल में एक भी बच्चा कम्युनिकेबल डिजीज से, मान लो किसी बच्चे को फंगल इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है या स्कैबीज है, तो वो हो सकता है कि एक ही हफ्ते में पूरी क्लास में हो जाए। एक को बच्चे को है, उसने दूसरे के साथ वो संपर्क में आया, दूसरे बच्चे को हो जाएगी, वो बच्चा तीसरे के संपर्क में आया, इस तरह से ये बीमारी फैल जाएगी और पूरी क्लास में और धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल जाएगी। तो इसलिए ऐसे जगहें जहां पर बच्चे या लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में और स्कूल्स में या मॉल्स में, जहां लोग एक साथ काम करते हैं और क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वहां पर कम्युनिकेबल डिजीज की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि डिजीज जो है स्प्रेड ना करे। और जब इस डिजीज का एक नंबर से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज आउटब्रेक कहते हैं। मतलब अगर मान लो सपोज एक एरिया में 10 फीवर के केस हर साल आते हैं और 10 से ज्यादा अगर केस आ गए उस एरिया में, तो वो आउटब्रेक हो जाएगा। मतलब अगर वो बीमारी फैल गई तो हम उसे आउटब्रेक कहते हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे कारण हैं इसके फैलने के। जैसे कांटेक्ट ट्रांसमिशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फंगल इन्फेक्शन का, ठीक है, या एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, जैसे आंखों में लाली आ जाती है ना गर्मी में, आप कहते हैं बच्चों की आंखें आ गई हैं। जैसे एक बच्चे की आंख में लालपन आया, उसमें आंसू आने लगे, एबनॉर्मल सिक्रीशन होने लगी, तो धीरे धीरे वो आप देखेंगे कि पूरी क्लास की आंखें रेड होना शुरू हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस पूरी क्लास को ही हो जाता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योंकि एक बच्चा अपनी हाथ यूं लगाएगा उस आंख पे, अपना सिक्रीशन पहुंचेगा, दूसरे से वो वैसी टच में आ जाएगा, उसी उसी हाथ से टच करेगा, तो दूसरा अपने म्यूजिक मिकोसल लाइनिंग में, मुंह में या आंख में यूं लगाएगा, तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो ये इसकी जानकारी देना कि कौन सा कांटेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, कौन सा आपका एयरबॉर्न डिजीज है, ये अगर आपको जानकारी होगी तो आप समय रहते उस बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग रख पाएंगे और आप पूरी क्लास को इन्फेक्ट होने से बचा सकेंगे।
कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है कि मैं एक बेंच पे बैठा हूँ, दूसरा बच्चा मेरे साथ बैठा है, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे साथ बैठा है, या हम हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एक साथ खेल रहे हैं, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके ट्रांसमिशन होता है, वो कांटेक्ट ट्रांसमिशन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कंजक्टिवाइटिस, हेड लाइस, जुएं, जिसे कहते हैं ना, क्लास में एक बच्चे को जुएं हुई, आम भाषा में जिसे जुएं कहते हैं, दूसरे बच्चों को भी हो गई, तीसरे को भी हो गई, चौथे को भी हो गई। इसी तरह है स्कैबीज। स्कैबीज मतलब एक स्किन की डिजीज है, और जिसे खारिश कहते हैं, बच्चा इसमें सारा दिन खुजलाता रहता है, तो ये स्कैबीज भी कांटेक्ट ट्रांसमिशन से होती है। और उससे अगला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को और आम भाषा में मीजल्स और चिकन पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता, हमारे गांव में और आम घरों में इस्तेमाल होता है कि छोटी माता होगी बड़ी माता होगी। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर एक छोटे बच्चे को घर में मीजल्स हुआ है, तो दूसरे बच्चे को अगर उससे दूर नहीं रखा गया, तो उसको भी चिकन पॉक्स होने के या मीजल्स होने का खतरा बढ़ा रहता है। ठीक है, इससे अगला है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जो है वो भी मान लो सपोज एक एनवायरनमेंट में मैं हूं और दूसरा बच्चा भी उसी एनवायरनमेंट में है, अगर मैंने खांस उस एनवायरनमेंट में सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, और या फिर इन्फेक्टिव एजेंट उस एनवायरनमेंट में छूट रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में जितने भी लोग होंगे वो सारे उससे इन्फेक्टेड होने के आशंका है। ठीक है, इसी तरह है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में अगर हम मैं बताऊं आपको, तो वो है कोविड ड्रॉपलेट। अगर आपके मुंह पे किसी ने छींक दिया, खांस दिया, और उसके मुंह से निकलने वाले जो छोटे पार्टिकल्स थूक के या उसके सलाइवा के हैं, वो अगर आपके गिर गए, या जिस सरफेस पे उसने खांसा है और वो सरफेस पे इन्फेक्टेड बंदे ने खांसा है और वो सरफेस, आप उस सरफेस के कांटेक्ट में आ गए, तो आप भी उस संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा, कॉमन इन्फ्लुएंजा, घर में एक को कोल्ड होता है, धीरे धीरे सारे घर को कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ठीक है, या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी जिसके घर में एक को होती है, तो आशंका ये रहती है कि जब भी दूसरा आदमी जो है उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, उसको भी टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल है। फूड बॉर्न डिजीज। फूड बॉर्न डिजीज मतलब किसी एक जैसे गुरुद्वारा या मंदिर या किसी लंगर में या किसी शादी में एक कॉमन खाना खाया और सभी बीमार हो गए, तो ये फूड बॉर्न है। और वाटर बॉर्न है कि किसी ने एक सोर्स से पानी पिया, पूरे गांव ने एक नलके से पानी पीता और वो नलका इन्फेक्टेड पानी दे रहा है, या उसकी पाइपलाइन जो है इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो वो पूरे गांव में बीमारी फैला देगा। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है। किसे क्या क्या कहता है? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ही रहूंगा, सो दैट कि आपको आखिरी में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 टॉपिक है और समय थोड़ा कम है। वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू, जो मच्छर से, एक मच्छर द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाई जाती है, ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है एक तरह से। अगर घर में एक को मलेरिया हुआ है और उसको इन्फेक्टेड मच्छर ने उसको काट लिया, वो मच्छर इन्फेक्टेड हो गया, और वो दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को जब काटेगा, तो उस बंदे को भी मलेरिया या डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और लास्ट है ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड या बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन, कि आपके मान लो सपोज इंटरकोर्स, जैसे HIV या हेपेटाइटिस C, काला पीलिया, जो ब्लड की स्ट्रीम में डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, मान लो सपोज अनसेफ सेक्स किया है, तो उससे हेपेटाइटिस C और HIV का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, या फिर किसी नाई के पास आप गए हो, उसने पहले किसी इन्फेक्टेड आदमी को उसके उस तरह पे कट लगा था, उसका ब्लड उस तरह पे लगा हुआ था, और आप भी उस जगह पर गए और आपने शेव कराया और आपको भी कट लग गया, तो दोनों का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया एक दूसरे के, तो क्या हुआ कि उसको जो इन्फेक्शन था वो आपको मिलने के, इन्फेक्शन मिलने के वो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे असंध वाली बेल्ट में मैक्सिमम हेपेटाइटिस C के केसेस हैं, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा अनसेफ प्रैक्टिसेस है इस तरह की। और ड्रग IV यूजर्स, जैसे मान लो सपोज कोई
किसी ने इन्फेक्टेड HCV ने एक सिरिंज का इस्तेमाल किया, दूसरे बंदे ने उसी सिरिंज से दोबारा ड्रग ले ली या वो दोबारा उस अनसेफ इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लिया, तो वो इन्फेक्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं जिससे कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती रहती हैं। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम, कुछ मेजर बीमारियों के मैं बताऊंगा जो कम्युनिकेबल डिजीज हम अक्सर देखते हैं अपने परिवेश में, अपने स्कूल्स में। कट गया लिंक क्या? अच्छा नहीं। जैसे एक्यूट कंजक्टिवाइटिस बताया मैंने आपको। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि आंखों में लालपन आ जाता है, आंखों में खुजली होती है, ठीक है, और आंखों में जलन होती है और आंखों से सिक्रीशंस मतलब पानी निकलता है। उसी तरह चिकन पॉक्स में फीवर होता है, सर दर्द होता है, छोटे छोटे दाने लाल रंग के बच्चे के शरीर पे होंगे। डेंगू फीवर में भी रैशेज होते हैं और फीवर होता है, पेन, बॉडी पेन, पैर, ये जो आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द होता है डेंगू फीवर में। गैस्ट्रोएंट्राइटिस, गैस्ट्रोएंट्राइटिस में बच्चे के पेट में दर्द होगा, उसको उल्टी आएगी, डायरिया आएगा, उसको भूख कम लगेगी, ठीक है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है उसका कम्युनिकेबल डिजीज है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है, बी और सी, ठीक है। इसका इलाज भी है। ए और ई जो है, हेपेटाइटिस ए और ई, वो पानी के, गंदे पानी के कंजम्पशन के कारण होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हेपेटाइटिस ए और ई में कंफ्यूजन रहता है, ए ई और बी और सी। तो बी और सी जो है वो क्या कहते हैं, आपके ब्लड बॉर्न से होते हैं, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। और ए और ई जो है वो पानी की वजह से होते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं बी असंध का पानी खराब है या इस जगह का पानी खराब है इसलिए वहां पर सी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पानी की वजह से हेपेटाइटिस सी और बी नहीं होता है, हेपेटाइटिस ए और ई पानी की वजह से होता है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा में अगर आप इन्फ्लुएंजा में अगर घर में एक इन्फेक्ट बच्चा है या एक कोई बड़ा बुजुर्ग किसी को भी इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसका अलग रखें तौलिया वगैरह। उसमें भी फीवर, दर्द, नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, ये सब कुछ होता है। आप प्रिवेंशन करेंगे। इन्फ्लुएंजा आज की डेट में बहुत ही कॉमन चीज है और इसके बारे में लोग एक भ्रांति भी मैं थोड़ी साथ में दूर करता रहूं कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है। इसमें एंटीबायोटिक, अभी हम देख रहे हैं कि लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गई है। आपको कोई बड़ी बीमारी होती है उसमें आपके छोटे एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करते। तो आपने एक ये सभी बच्चों को और अपने आसपास भी लोगों को अवेयरनेस जरूर करनी है कि बिना डॉक्टरी परामर्श के एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। इन्फ्लुएंजा हुआ, जुकाम हुआ, उसका एक नॉर्मल कोर्स है कि 5 दिन में वो ठीक होगा खुद। उसमें एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर एंटीबायोटिक का रोल है, कहाँ पर नहीं है। क्योंकि कई देखने में आ रहा है कि लोगों को, अब हम जब पेशेंट आते हैं तो वो अपनी तरफ से ही 5 तरह की एंटीबायोटिक खा चुके होते हैं। जिथ्रो खा लिया है, अमोक्सी खा लिया है, ठीक है, ये सारी चीजें वो खा चुके होते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो इस चीज की आपने अवेयरनेस करनी है कि एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से ना खाएं, ठीक है। कुछ एक ये बीमारियों का मेजर आपको बता दिया मैंने कि कैसे करना है और किस तरह से आपको क्या कहते हैं प्रिवेंशन करनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे कैसे रोकथाम करनी है। अभी आपको साइन सिम्टम बताया, कैसे कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है वो बताया, उसकी कुछ मेजर बीमारियों के साइन सिम्टम बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रिवेंशन कैसे करनी है। भाई ये सारी चीजें हो रही है तो आपने अपने स्तर पे कैसे रोकनी है। आप दवाई तो नहीं दे रहे हो, लेकिन हाँ, दवाई से बढ़कर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप लोग निभा सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है? पर्सनल हाइजीन बताना पेशेंट्स को। मतलब जो भी बच्चा है, अगर आप देख रहे हैं कि क्लास में एक बच्चे को जुकाम है, तो उस बच्चे को आप डिस्क्रिमिनेट भी ना करके सबसे अलग बिठा दीजिए, मतलब उसको सबसे पहले बेंच पे बिठा दीजिए, ठीक है, या उसको एक मास्क लगवा दीजिए, या उसको सबसे पीछे बेंच पे बिठा दीजिए। और दूसरी बात, उसको दूसरे बच्चों से मिंगल ना होने दे। हर 2 घंटे बाद उसके हाथ धुलवाएं, हैंड वॉश टेक्निक बताएं। तो वो बच्चा जो है अपना जुकाम
या कोल्ड जो उसको हुआ है वो अपने तक ही रखेगा, या अगर पॉसिबल है तो उसको 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप बाकी बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं इन्फ्लुएंजा से। इसी तरह कोविड-19 में भी है, अगर किसी को आप देख रहे हैं कि खांसी जुकाम बुखार है, तो उसको बोलिए कि क्या कहते हैं, एक तो पहली बात वो घर ना स्कूल ना आए, और अगर स्कूल आया है तो उस बच्चे को दूसरे बच्चों में मिक्स ना होने दे। तीसरी बात, उसको ये समझाएं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हैंकी, रुमाल, जिसे अगर बच्चे के पास रुमाल है तो बहुत अच्छी बात है, रुमाल होना ताकि वो खांसे या छीके तो वो उस रुमाल में खींचे। अब हम कहते हैं कि भाई कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, तो हम क्या करते हैं, कैसे ऐसे कफ करते ऐसे ऐसे नहीं कवर करना, दिस इज रॉन्ग टेक्निक। आप अपने खुले हाथों से अगर खांस रहे हैं तो इसका मतलब आप वायरस या बैक्टीरिया अपने हाथों में ले रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको खांसी आएगी, अगर आपके पास रुमाल नहीं है या छींक आएगी, तो आपने इस तरह से खांसी करनी है अपने एल्बो के ऊपर। अगर आपके पास रुमाल नहीं है या उस बच्चे के पास रुमाल नहीं है तो उसको बोलो कि अपने ऊपर यूं खांसी करे या छींक मारे, ताकि जो वायरस बैक्टीरिया है वो उसी के ऊपर रहे, कहीं बाहर सरफेसिस पे या आसपास ना फैले, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ही है, वो औरों को ना इन्फेक्टेड करे। अगर वो ऐसे ओपनली छींक रहा है, यूं कर रहा है और उसने मुंह कवर किया है, तो वो जहां पर भी ये हाथ लगाएगा ना अपने बेंच पे सरफेसिस पे, किसी से हाथ मिलाएगा, तो वो ट्रांसमिट कर देगा। तो अगर जिसके पास हैंकी नहीं है, आपने उसको यही बोलना कि इस तरह से छींकना है। ठीक है, वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हैंकी और मास्क आज के सिनारियों में वो देखते हुए बहुत, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्क भी बच्चे के पास होना चाहिए और हैंकी भी होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, एक सर्वे आया था, हैंड हाइजीन अगर प्रॉपर है, अगर बच्चों की हैंड हाइजीन पूरी तरह से अच्छी है या उनको प्रॉपर पता है कि हैंड हाइजीन क्या होती है, तो हम 80% बच्चों को सीजन में बीमार होने से बचा सकते हैं। 80% इज अ बिग फैक्टर। ठीक है, एक बड़ा नंबर है 80% हैंड हाइजीन से। सिर्फ पर्सनल एटिकेट और हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन में आपने उनको प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, जैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी हैंड वॉशिंग सप्ताह या पखवाड़े मनाए जाते हैं, या इस तरह से आप उनको प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाएं। आपको पता है ना प्रॉपर हैंड वॉशिंग वॉशिंग टेक्निक, सामने से, पीछे से, बीच से, यूं अंगूठों से, उसके बाद यूं रिस्ट से, ये प्रॉपर 5 मिनट का टेक्निक है हैंड वॉशिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को रोगों से लड़ने के लिए। अब कोई भी अगर बैक्टीरिया या कुछ भी उसके हाथों पे होगा तो वो उसको साफ कर लेगा। नहीं तो वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को आदत होती है बार बार मुंह पे हाथ लगाने की, आंख में हाथ लगाने की, नाक में हाथ लगाने की। तो क्या होता है, जो उसके हाथ में या जो सरफेसिस से उसने बैक्टीरिया या वायरसेस कैरी किए होते हैं, वो उसके बॉडी में चले जाते हैं इन रूट से, इन म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो अगर हैंड हाइजीन प्रॉपर होगा तो ये चीजें नहीं होगी। सबसे पहले तो आपने यही सिखाना है बच्चों को कि वो मुंह पे बार बार, मुंह पे, नाक पे, आंख पे, नाक पे और यहाँ पर हाथ ना लगाएं सरफेस एरिया पे। और दूसरी बात ये कि उनको हैंड प्रॉपर 2 घंटे बाद या 2 क्लास बाद अगर वो हाथ धोने जाएं तो प्रॉपर हाथ वॉश करके आए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे डायरियल डिजीज में देखी जाती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस डिजीज में, कि बच्चे वॉशरूम वगैरह जाने के बाद हैंड वॉश नहीं करते हैं। तो वो भी एक मेजर कॉज है गैस्ट्रोएंटराइटिस, स्कूल में गर्मियों में डायरिया, इस तरह की बीमारियां फैलने का। और इसी तरह से ही डायरेक्ट वो वॉशरूम गए या कहीं बाहर गए और उसी हाथों से उन्होंने खाना खा लिया। तो देखिए कितनी सारे हैंड वॉश जो है वो डायरिया से बचाएगा, इन्फ्लुएंजा से बचाएगा, कोविड से बचाएगा, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस से बचाएगा। कितनी सारी बीमारियां हैं, और बहुत सारी, बहुत और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे, जो सिर्फ हैंड हाइजीन से ही हम रोक सकते हैं। तो एक छोटी सी टेक्निक है जो हम अगर रेगुलर प्रैक्टिसेस में अपने स्कूल्स में लेके आए या बच्चों को सिखाएं तो हम उसको कितनी अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। अगला है कि पर्सनल हाइजीन। कोशिश करें कि बच्चे पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान दें अपना, कि वो रोज हैंकी लाएं, साफ ड्रेस पहने,
धुले हुए कपड़े पहने रोज, और हेयर अच्छे से कॉम करके आए, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे लाइस वगैरह वो स्कूल्स में आम देखने को मिलती है छोटे बच्चों में, कि जुएं पड़ गई है, तो जो जो कि आगे जाके बहुत सारी बड़ी बीमारी कर देती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, आप बच्चा नहा के नहीं आ रहा है डेली, और उसके फिर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो अपने साथ तो खुद तो परेशान हो गई, और दूसरे को, बच्चे को भी परेशान करेगा। वो फंगल इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। फंगल इन्फेक्शन, उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ठीक होने में, और वो परमानेंट मार्क छोड़ देते हैं बॉडी पे। जैसे आपने कहीं देखा होगा, रिंग वॉर्म जो है, रिंग वॉर्म इन्फेस्टेशन, रिंग वॉर्म्स बने होते हैं, बच्चों के पैच बन जाते हैं, चकत्ते दाद, जिसे आप आम भाषा में दाद कहते हैं, वो दाद के ठीक भी हो जाए वो, लेकिन उसका पैच पूरी जिंदगी वहीं बना रहता है। तो डिसफिगरमेंट भी है बच्चों की। ठीक है, तो ये उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में सिखाएं कि रोज बच्चा नहा के आए। अगर नहा के आएगा तो हमारे चांसेस फंगल इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगला है रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन में आपने क्या बताना है बच्चों को, कि जब भी सांस ले, मैक्सिमम देखा है बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं 12 साल तक की उम्र के, उनको एडिनॉइड्स हो जाते हैं। एडिनॉइड्स के कारण वो क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, और मुंह से सांस लेना एडिनॉइड को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उनको एक तो टेक्निक सिखाएं कि हमेशा जब भी सांस लेना है नाक से सांस लेना है। कोशिश बच्चे ये करें कि नाक से सांस लें, क्योंकि बच्चों को इनिशियली कई बार जब बच्चे एडिनॉइड से परेशान हुए होते हैं, या उनको क्या कोई कंजेशन हुआ होता है, तो वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। मुंह से सांस लेने से क्या होता है, एक तो हमारी अनप्योरीफाई एयर, मतलब जो नाक में हमारे बाल हैं जो एज ए फिल्टर का काम करते हैं, जो एयर को मॉइस्ट करते हैं, वो नहीं हो पाता। डायरेक्ट लंग्स में पार्टिकल्स के साथ, पर्टिकुलेट्स के साथ जो है वो हवा जाती है, सांस जाती है। ठीक है, तो जो हार्मफुल रहता है लंग्स के लिए बच्चों के। तो आपने बच्चों को यही कोशिश करनी है कि उनको सिखाएं कि हमेशा मुंह की बजाय नाक से सांस ले। ठीक है, और उनको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम जैसे है, या प्राणायाम जैसे आप सिखाते हैं, जो भी आपके असेंबलीज में होता है, कि आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इनकी इंपॉर्टेंस बताएं, सो दैट बच्चे जो है नाक से इनहेल करें। जब भी बच्चे नाक से इनहेल करेंगे, एक तो उनको एडिनॉइड की प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगी, रिकरेंट टॉन्सिल्स बच्चों को नहीं होंगे। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि हाँ खट्टा खट्टा खाने से रिकरेंट टॉन्सिल्स हो रहे हैं बच्चों को, नहीं, लेकिन रेस्पिरेटरी जो गलत हैबिट्स हैं उनके कारण भी ऐसी इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फूड हाइजीन। फूड हाइजीन आप बच्चों को सिखाएं कि हमेशा जहां पर खाना ढका हो वहीं से खाना ले। ठीक है, और कोशिश करें कम से कम जंक फूड, टिक्की, समोसा, ये जो खुले स्थानों पे रेड़ियां बस स्टैंड पे लगी होती हैं, या इस तरह की, जहां जहां हाइजीन प्रॉपर नहीं होता वहां पर से ना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज को लेके। ठीक है, उसके बाद अब मैं कोविड से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा आपको। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि आज की डेट में हमने वैक्सीन शुरू कर दी है 15 से 18 साल के लोगों की, बच्चों की। तो कोशिश करें, मोटिवेट करें मैक्सिमम बच्चों को कि वो वैक्सीनेशन लें अपनी, क्योंकि अभी जो स्टडीज चल रही हैं, वर्ल्ड वाइड स्टडीज हो रही हैं, तो उसमें देखने को मिल रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस जो है केसेस की, वो जो वैक्सीनेटेड है उनको कम है एज कंपेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड। यूएस में भी मैक्सिमम लोग वही एडमिटेड हैं जो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया। तो वैक्सीनेशन अपनी प्रॉपर करवाएं, बच्चों की मोटिवेट करें। वैक्सीनेशन जब भी, एक कोई भी वैक्सीनेशन आती है वो प्रॉपर ट्रायल्स के बाद आती है, और एक साइंटिफिक बॉडी उसको, उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए ही उसको मार्केट में या लोगों के लिए, आम जनता के लिए लॉन्च किया जाता है। तो वैक्सीन आर प्योरली सेफ एंड दे प्रिवेंट अस फ्रॉम दिस क्रॉनिक डिजीज। मतलब बहुत ही बुरी बीमारी है कोविड, कई लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस खोए भी हैं इस पूरे कोविड के दौरान पिछले सीजन में। अब वी आर लकी इनफ कि हमारे पास अब वैक्सीन है। तो 15 से 18 साल के बच्चों को आप मोटिवेट करें, +1 +2 के बच्चे आपके पास हैं, कि वो वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, उसके बाद कोविड कई लोग कहते हैं कि हम तो
बिल्कुल खांसी जुकाम बिल्कुल था ही नहीं, और टेस्ट कराया और पॉजिटिव आ गया। तो यस, पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि यंग लोग जो होते हैं उन कई लोगों में सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो एसिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं। मतलब वो आपको सिम्टम तो नहीं आएंगे, लेकिन आप में वो वायरस रिजाइड कर रहा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसलिए वायरस आपको कुछ नहीं कह रहा है। और वो लेकिन आपके संपर्क में जो आपके बुजुर्ग, माता पिता या कोई और बुजुर्ग हैं वो आएंगे, तो वो आप उनको इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी ड्रग्स के ऊपर। तो ड्रग्स, अब आप देखिए, टबैको जो है एक बहुत बड़ा मेनेंस है, और टबैको इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो कुछ एक फैक्ट्स हैं, जैसे गैट्स का सर्वे, ग्लोबल अडल्ट टबैको सर्वे आया था, उसमें आया था कि जो कम से कम 20 लाख बच्चे ऐसे एनुअली शुरू करते हैं एज ए एक्सपेरिमेंट, और वो भी 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं जो एज ए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं टबैको को। ठीक है, तो हमें जो ऑलरेडी पीने लग गए हैं, सरकार ये कहती है कि जो ऑलरेडी पीने लग गए हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो कोशिश करें, उनके लिए सेंटर्स हैं अगर वो छोड़ना चाहे तो, लेकिन हमें नए यूजर्स इंक्लूड नहीं करने हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो 2 रुपए की सिगरेट है वो 20 रुपए की हो गई है। ठीक है, ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो कम हो सके। सरकार ने तो यहाँ तक भी प्रतिबंध लगाए हैं कि सिंगल सिगरेट ना बिके। ठीक है, तो अगर आपके आसपास स्कूल के 100 मीटर के दायरे में कोई सिंगल सिगरेट बेच रहा है तो वो एक ऑफेंस है। ठीक है, पैकेट ही बेचना है, सरकार कहती है पैकेट ही बेचो, सिंगल सिगरेट नहीं बेचनी है। और डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट टबैको की जो है वो दैट इज टोटली बैन। तो आपके 100 मीटर और स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तो कोई सिगरेट बेच ही नहीं सकता। कोटपा के कुछ सेक्शंस है जिसके अंतर्गत उसको जेल भी हो सकती है। कोटपा का सेक्शन 4A, ठीक है, 5A, 6A, 6B, इस तरह के कुछ सेक्शंस हैं जिसमें स्कूल के अराउंड बेचने वाले को 6 महीने की कैद है। ठीक है, तो इस तरह का आपने अवेयरनेस फैलानी है कि स्कूल के आसपास तो ना कोई सिगरेट बेचे, और खुली सिगरेट तो कोई ना बेचे। और बच्चों को के लिए क्या क्या बताना है कि बच्चों को इम्पोर्टेंट ये बताना है कि इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ही फैसिनेटेड होते हैं इस चीज को। अब अभी आपने देख लिया होगा कि फिल्म्स या मूवीज में भी अगर क्या कहते हैं सिगरेट का कोई सीन आता है तो नीचे लिख के आता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये भी भारत सरकार की एक अच्छी पहल है। तो आपने बच्चों के उसके दुष्परिणाम के बारे में बताना है कि भाई अगर आप 15 साल की उम्र में शुरू कर रहे हो सिगरेट पीना, तो आपका लंग 30 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। अगर आपकी एवरेज 5 सिगरेट की डेली है तो आपका लंग्स जो है, दोनों लंग्स 30 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही डिलेटेरियस इफेक्ट हैं इसके, हेल्थ इफेक्ट, कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है। कई बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि सिगरेट पीने से पढ़ाई बड़ी कंसंट्रेशन होती है या कंसंट्रेट करते हैं हम काम को, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ, आप डिपेंडेंट जरूर हो जाते हैं उसके लिए। ठीक है, आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा बढ़ती है, आपको लगता है कि हम यूफोरिया की कंडीशन में है। निकोटीन जब भी शरीर में बढ़ेगा वो यूफोरिया या एक्साइटमेंट की कंडीशन रखेगा, और मैक्सिमम ये सिर्फ 5 से 7 मिनट तक आपको यूफोरिया की कंडीशन रहती है। इससे कोई भी स्ट्रेस कम नहीं होता, आपको और स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, दूसरा HIV और जो ड्रग यूजर्स हैं जो इंजेक्टेबल इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्र तो बहुत ही कम होती है। इंजेक्टेबल जो इस्तेमाल करते हैं उनको और एड ऑन बीमारियां होने का खतरा बड़ा रहता है। HIV, हेपेटाइटिस C, इस तरह की बीमारियां उनको वो लेके ही उनकी मृत्यु निश्चित है इस तरह से, ये जो ड्रग्स ले रहे हैं। तो आपने मोटिवेट करना है बच्चों को कि इस तरह की चीजें ना ले, टबैको, जर्दा, गुटखा को कोई भी प्रमोट ना करे, और इससे कोई हीरोइज्म नहीं है। ठीक है जी। और अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आशीष हैं, नशा मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वो। ठीक है जी। और PGI चंडीगढ़ ने एक रिसोर्स सेंटर भी खोला है। PGI चंडीगढ़ में डॉक्टर सोनू गोयल हैं जो टबैको के देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक सेंटर, जैसे सिजेशन सेंटर भी है।
तो आप अपने नियर एंड डियर वंस को बोल सकते हैं। बेसिकली टबैको और कुछ नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो आपके दिमाग में सेट है, हैंड एंड माउथ का कोऑर्डिनेशन। आपको ये लगता है जब आप ये करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे आपके। एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं एक एक करके। किसी भी पार्टिसिपेंट का डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन है तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। I want to ask one question, sir. जी जी प्लीज बोलिए। We have the limited resources, sir, in our India, यस यस। and the population is how do we reduce with the help of the limited resources, sir? देखिए we everybody knows that we have limited resources, we have the limited beds, we have the limited doctors, and what we can do is the prevention activities. That's why we are that's what we are discussing here. Prevention of diseases is much better than cure. So more you prevent the disease, more you practice the hygiene practices in your setup, है ना, तो देन यू कैन प्रिवेंट द हॉस्पिटलाइजेशन। जब आप ज्यादा प्रिवेंटिव एक्टिविटीज लगेंगे तो बीमारियां कम होंगी और अस्पतालों पर जो बोझ है मरीजों का वो कम होगा। तो इसीलिए हम पहले हमारे देश में सिर्फ वी डिपेंड ऑन मेडिकेशन, कि बीमार हुआ दवाई दो ठीक होगा। ठीक है, अभी जो वेस्ट में था, वेस्ट में क्या था, प्रिवेंशन एक्टिविटीज थी, बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव एक्टिविटीज थी, तभी वहां के लोग कम बीमार पड़ते थे, उनको हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता चली। हमारे को यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता थी, लेकिन हमारे यहाँ प्रिवेंशन पे इतनी एक्टिव काम नहीं होता था, प्रिवेंशन पे काम नहीं होता था। अभी अगर मान लो सपोज आपके घर में पानी इकट्ठा हो रहा है, कूलर में पानी इकट्ठा है और वहां पर लार्वा हो रहा है, अगर आप उस लार्वा को नहीं होने देंगे तो आपको डेंगू मलेरिया नहीं होगा। दिस इज द प्रिवेंशन एक्टिविटीज, है ना। आप लेकिन अगर आप उस लार्वा को ठीक ही नहीं करेंगे तो आप बीमार भी होंगे, आपकी प्लेटलेट भी कम होगी, आप अस्पताल में भी जाएंगे। ठीक है, और लाखों का, अगर प्राइवेट में गए तब तो लाखों का बिल करवाएंगे, और सरकारी में गए तो चलो सस्ते में ठीक होके तो आ ही जाएंगे, लेकिन एक हरासमेंट या आपके बॉडी का लॉस तो है ही है ना। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि सभी को पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, अगर किसी बच्चे को स्मोकिंग की हैबिट डेवलप हो गई है जी, तो क्या उसके लिए कोई ड्रग्स भी ऐसे अवेलेबल है, कोई मेडिसिन्स जो उसको डिस्करेज कर सके स्मोकिंग से? जी बिल्कुल है, मेडिकेशंस है, पर देखिए एक होती है विल पावर। अगर मैं मन से छोड़ना नहीं चाहता ना तो मैं ड्रग्स कभी भी छोड़ नहीं सकता। जी जी सर, नहीं ड्रग्स मतलब स्मोकिंग वगैरह की हैबिट डेवलप होगी, उसको सिंपली जैसे बीड़ी वगैरह पीने लग गया है बच्चा। हाँ, उसके लिए निकोरेक्स वगैरह आती है, मेडिकेशन है उसके लिए, निकोरेक्स वगैरह है। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसकी काउंसलिंग कीजिए। जो बच्चा अगर मन में, आपने वो, आप तो टीचर हो, आपको पता होगा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर उसने मन में सोच लिया कि मैंने छोड़ना है तो वो छोड़ देगा, फिर उसको मेडिकेशन की जरूरत भी नहीं है। हाँ, वी हैव द ट्रीटमेंट मोडालिटीज फॉर सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डॉक्टर आशीष हैं कल्पना चावला में, साइकेट्रिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एनी मोर? हेलो। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू अपनी एक्सपर्टाइज देने के लिए। और मेरा क्वेश्चन सर ये है, जो हेपेटाइटिस सी है, बी है और ए और ई बताया जी, एक बार थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ा हल्का सा ब्रीफ में हाईलाइट कर दें सर। हाँ जी जी जी। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पानी से होते हैं, गंदे पानी से, जिसमें मान लो सपोज पाइपलाइन टूट गई और सीवरेज का पानी उसमें मिक्स हो गया या नाली का पानी उसमें मिक्स हो गया, तो हेपेटाइटिस ए और ई होने का खतरा रहता है। ठीक है जी। और हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, वायर ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, और हेपेटाइटिस सी जो है इज मोर फेटल एज कंपेयर टू HIV। हमारे देश में HIV से ज्यादा केसेस जो हैं हेपेटाइटिस सी के हैं, और हेपेटाइटिस सी से ज्यादा लोग मरते हैं एज कंपेयर टू HIV। हेपेटाइटिस सी को आम भाषा में कहते हैं काला पीलिया,
और इसका हम इलाज फ्री करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वैसे बी के लिए तो वैक्सीनेशन होती है, हेपेटाइटिस बी के लिए अब नेशनल शेड्यूल में वैक्सीनेशन है, ठीक है। जो बच्चे हमारे अब नए पैदा हो रहे हैं या आज से 10 साल के जो बच्चे हैं, उन सबको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगा हुआ है। बड़े भी लगा सकते हैं हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन, जिसने लगवाने हैं, अपने आप को बचाना है, तो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन बड़ों के लिए भी है, ठीक है, वैक्सीनेशन है, ठीक है। उससे लगाने के बाद आपको हेपेटाइटिस बी का खतरा नहीं होगा। और इसकी 3 डोज होती हैं, 0, 3 और 6 मंथ पे। और सी के लिए हेपेटाइटिस सी और बी अगर जिसको हो गया तो उसको हमारा सरकार जो है फ्री इलाज करती है। हेपेटाइटिस सी का इलाज हमारे पास ही है, रूम नंबर 16 सीएमओ ऑफिस में, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। ठीक है सर। और एनी क्वेश्चंस? यस सर। जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि कई पेशेंट होते हैं उनमें कोविड के सिम्टम्स जो हैं वो नहीं आते, जी तो ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो और उसको सिम्टम नहीं हो, तो हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्लास से हाँ। कैसे? जी सर, जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं, इसीलिए सरकार एक नारा दे रही है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अगर वो सिम्टोमेटिक भी होगा, अगर उसने मास्क पहना होगा, तो वो 80% चांसेस है कि वो किसी और को कोविड नहीं फैलाएगा। मींस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही हम उसको ट्रेस कर सकते हाँ हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं। थैंक यू सर। जी धन्यवाद मेरे। Sir. हाँ जी बोलिए। Sir, we all are saying that we use the mask these days, यस but some people say the use of mask is very harmful for some if the people is ill. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मास्क जो आप लोग मास्क लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वाला मास्क लगा रहे हैं सर्जिकल, ठीक है, या फिर ये N95, मैं दोनों मास्क लगाता हूँ ये, ठीक है, डबल मास्किंग करता हूँ। सरकार की बीच में ICMR ने कहा था डबल मास्किंग करो। ये इतने मास्क में इतना स्पेस होता है कि फ्रेश एयर प्रॉपरली आए और जाए, ठीक है। ये बनाया इस तरह से होता है कि फ्रेश एयर प्रॉपरली आए और जाए, नहीं तो 6 घंटे की सर्जरी में ये दोनों मास्क लगा के कोई भी फेंट हो सकता है या कोई भी डॉक्टर बीमार हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने किसी डॉक्टर को डबल मास्क लगाते हुए भी बीमार होते हुए नहीं देखा। इससे इनफ फ्रेश एयर आता है। ये एक भ्रांति है कि क्या कहते हैं, फ्रेश आप मास्क लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसी में घुल के वापस आपके मुंह में आ जाएगा। भैया, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा आपके शरीर में जाएगा ही नहीं ऑटोमेटिकली। आपका बॉडी ऑक्सीजन डिमांड करता है, और जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड मान लो सपोज ज्यादा हो जाता है ना, तब आप बड़ा मुंह फाड़ के जमा ही लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके शरीर में ज्यादा होता है ना, तब आप यौन करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जाता ही नहीं, क्योंकि उसका कंपाउंड जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो तभी बनता है बॉडी में, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है, ये सिर्फ भ्रांति है, मिसकंसेप्शन जिसे कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। Thanks, sir जी। जी थैंक यू।